करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज 1000 बेबीज के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम 2010 में कोट्टयम का सीन देखते हैं, जहां एक अखबार वाला अखबार देने आता है तो उसे खिड़की से एक लेडी नजर आती है जो कि देखने में काफी डरावनी लग रही थी। तब वो देखकर वो लड़का वहाँ से भाग निकलता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। इसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जो सीढ़ी सरकाते हुए जाती है और ऊपर बैठकर दीवार पर कुछ लिखने लगती है। यही सीन चेंज होता है अगले दिन, जहां जंगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहीं हम उसी लेडी को देखते हैं जो आज घर के बाहर बैठकर रेडियो की सफाई कर रही थी। तभी उस लेडी को देखकर सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं कि ये पागल हमें पकड़ लेगी। इसके बाद जब वो लेडी अंदर जा रही होती है तभी उसे एकदम से अजीब लगने लगता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके चारों तरफ बच्चे ही बच्चे हैं, जो देखकर वो डर के मारे अंदर चली जाती है। इसके बाद हम इस लेडी के बेटे को देखते हैं और हमें पता चलता है कि इस लेडी का नाम सारा है, जो अपने बेटे से कहती है कि मेरा मार्कर खत्म हो गया है, मुझे नया मार्कर चाहिए। जिस पर उसका बेटा बिबिन कहता है कि आज मैं आपके लिए आते समय मार्कर ले आऊंगा, तब तक आप इंक डालकर काम चला लीजिए। फिर वो इंक डालकर वो मार्कर सारा को दे देता है। अब सारा जैसे ही अपने रूम में आती है तो हम देखते हैं उसने तो अपने कमरे की सारी दीवारों पर कुछ नाम लिखे हुए थे। अब ये नाम किसके हैं ये आपको आगे पता चलेगा। खैर अब हम बिबिन को जॉब पर देखते हैं, जहाँ वो एक लैब में जॉब करता है। इसके बाद बिबिन जब घर जाते समय मार्कर लेने जाता है तो वहाँ दुकान बंद थी, तो वो सीधा घर चला आता है। पर यहाँ तो सारा मार्कर का इंतजार कर रही थी। अब जैसे बिबिन कहता है कि मार्कर तो मिला नहीं, ये सुनते सारा तो अपने कमरे में जाकर बुरी तरह से रोने लगती है। असल में सारा की दिमागी हालत अब कुछ ठीक नहीं है। ये देखकर बिबिन तुरंत वापस जाता है और कई सारी दुकानों पर पता करने के बाद फाइनली उसे मार्कर मिल जाता है, जो लाकर वो अपनी माँ को देता है और सारा दीवार पर फिर से कुछ लिखने लगती है, जिस पर बिबिन ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब ऐसे दिन बीतते हैं जहाँ बिबिन रोज काम पर जाता था और सारा रोजाना दीवार पर कुछ लिखती रहती थी। वहीं हमें पता चलता है कि सारा को आए दिन बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बाद सारा टाइपराइटर में 2 लेटर टाइप करती है और फिर वो अपने पड़ोसी से जाकर मीट लाने को कहती है। फिर रात को वो बिबिन के लिए अच्छे से मीट बनाती है और फिर वो बिबिन से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ, जिस पर बिबिन मना कर देता है कि नहीं, मेरी माँ पागल नहीं है। फिर सारा कहती है मैंने तुम्हें बचपन से जैसा मेरा मन था वैसे ही बड़ा किया है, तुम्हें तुम्हारी मर्जी का कभी कुछ भी करने नहीं दिया जो कि गलत था। फिर वो कहते कि मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पाप किया है जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। ये कहकर वो बिबिन को अपनी गलतियाँ बताने लगती है, जिसके बारे में हमें रिवील नहीं किया जाता। हालांकि ये सुनते बिबिन तो सीधा सारा के रूम में जाकर दीवारों पर लिखे नाम पढ़ने लगता है और सारा जोर जोर से हंसने लगती है, जो बिबिन को बर्दाश्त नहीं होता। तब बिबिन अपना आपा खो देता है और सारा को बड़ी तेजी से मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सारा के रूम से आकर उसकी डायरी लेकर चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सारा को हॉस्पिटल में होश आया है और वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे एक वकील और एक पुलिस वाले से मिलना है, आप उन्हें बुलाइए। तब डॉक्टर उन्हें बुलाते हैं और सारा दोनों को एक एक लेटर देती है कि आप इसे पढ़कर जो एक्शन लेना होगा ले लेना, और वो वकील से कहती है कि इसे जज साहब तक पहुंचा देना। फिर बाहर आकर पुलिस वाला सारा के पड़ोसी से उसकी जानकारी लेता है, जो बताता है कि उसका बेटा पता नहीं कहाँ गया, अभी तक मिलने भी नहीं आया है। इसके बाद जब वो पुलिस वाला नवाज वो लेटर जाते हुए पढ़ता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। अब इस लेटर में क्या लिखा था ये आपको आगे पता चल जाएगा। फिर नवाज अपने सीनियर के पास जाकर ये लेटर उसे देता है और वो देखकर तो उसका सीनियर भी चौंक जाता है। अब ये सीनियर ऑफिसर अनिल नवाज से कहता है कि उस वकील को भी ये लेटर दिया था ना, तो वो वकील कहीं वो लेटर सीधा मजिस्ट्रेट को ना दे दे, इसलिए हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा और ये बात दबानी पड़ेगी। पर हम देखते हैं कि यहाँ वो वकील तो लेटर जाकर सीधा जज को दे देता है, जैसा कि उसे सारा ने करने को कहा था। उसी समय अनिल और नवाज भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो लेटर जज के हाथ में देखकर कहते हैं कि सर ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, इसलिए आप इसे ध्यान से ही पढ़ना, क्योंकि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए वरना तबाही आ जाएगी। तब जज वो लेटर पढ़ते हैं और ये देख कर तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। फिर वो अनिल से कहते हैं कि ये बात हमें फैलने से रोकनी होगी और हमें उस सारा के बारे में डिटेल निकालनी होगी कि उसने ऐसा सब कुछ कैसे कर दिया। फिर नवाज कहता है कि सारा ने लेटर में ये भी लिखा है कि उसके सारे क्राइम्स दीवारों पर लिखे हैं, तो हमें उसकी जांच भी करनी होगी, जिसको करने की परमिशन जज दे देते हैं। फिर अनिल तो सीधा सारा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और नवाज सारा के घर छानबीन करने आता है। तब अनिल नवाज को फोन करके बताता है कि सारा तो मारी गई और नवाज भी कहता है कि सर ये कंफर्म हो गया है कि सारा ने जो दीवार पर अपने गुनाह कबूल करने की बात कही थी वो सच है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम 12 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां वही जज और दोनों पुलिस वाले बैठकर सारा वाले केस की बातें कर रहे थे और अनिल
सुनील कहता है कि हमारे ऑफिसर अजय की तहकीकात से वो सारा के लेटर तक पहुंच चुका है, जिससे वो जान गया कि उसका बिबिन नाम का एक लड़का है। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो अजय को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से निकाल दिया जाए या फिर उसे सच बताकर बिबिन को ढूंढने के लिए कहें। तब ये लोग क्या करें यही सोचने लगते हैं। अब यहाँ से सीन एक हफ्ते पहले शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक बड़ी एक्ट्रेस की लाश पाई गई थी। ये खबर न्यूज में आते ही हड़कंप मच जाता है और हर तरफ यही बात चलने लगती है कि उस एक्ट्रेस एनसी की हत्या कैसे हुई होगी। इसके बाद हम एनसी के पति एसके को देखते हैं, जो नामी डायरेक्टर है, पर उसकी लगातार फिल्में फ्लॉप होने के कारण अब वो फिल्में नहीं बनाता। यहाँ एसके एनसी के बारे में एक प्रोड्यूसर से बात कर रहा था कि एनसी के जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा। फिर वो कहता है कि एनसी का अब पोस्टमार्टम होगा और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। एनसी जिस हाल में है, मैं आखिरी बार उसे वैसे ही विदा करना चाहता हूँ। जिसके बाद इस प्रोड्यूसर और एसके के कहने पर एनसी का पोस्टमार्टम टाल दिया जाता है और डॉक्टर ये बता देते हैं कि एनसी की हार्ट अटैक के कारण जान चली गई, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थी। फिर जब एनसी का क्रियाक्रम करा जा रहा था, तभी एक डॉक्टर प्रोड्यूसर को बताती है कि जब लाश हमारे पास लाई गई थी तो एनसी के शरीर पर चोट का निशान था। ये बात वहाँ पुलिस वाला भी सुन लेता है और फिर अंतिम संस्कार को रोककर एनसी की लाश को सीधा पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। इसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और ये केस अजय नाम के ऑफिसर को मिलता है। वहीं अजय एनसी की कार चेक करता है, जिसमें हार्ट पेशेंट के लिए दवाई मिलती है। फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर बताते हैं कि एनसी के पेट के ऊपर जो चोट का निशान था, उसी से एनसी की मौत हुई है। किसी ने बड़ी चालाकी से एनसी का मर्डर किया है। तब अजय कहता है कि यानी किलर ने हमारा ध्यान भटकाने के लिए एनसी की कार में हार्ट की दवाई रखी थी, ताकि सब हार्ट अटैक ही समझे। जिसके बाद अजय एनसी जहाँ शूटिंग कर रही थी, वहाँ के क्रू मेंबर को पूछताछ के लिए बुलाता है। हालांकि पूछताछ के बाद भी इन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगता। पर यहाँ चौंकाने वाली बात ये थी कि एनसी का उसके बर्थडे वाले दिन ही मर्डर हुआ है, जो बात अजय अपने जूनियर विवेक को बताता है। फिर अजय कहता है कि एनसी की लाश सबसे पहले किसने देखी थी, उसका पता करके बताओ। अब अगले दिन विवेक उस आदमी को लाता है जिसने एनसी को सबसे पहले देखा था और अजय उससे सवाल जवाब करने लगता है, जिसके वो सही सही जवाब दे देते हैं। फिर अजय एनसी की मेकअप आर्टिस्ट को बुलाता है, जो कहती है कि पहले मैं एनसी मैडम का मेकअप करती थी, पर बाद में एसके सर के मना करने पर मैंने काम छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें मेरा एनसी के साथ रहना पसंद नहीं था। ये सुनकर अजय एसके के बारे में डिटेल निकलवाता है, तो पता चलता है कि एसके बहुत ही घमंडी आदमी है, जिसकी ज्यादा लोगों से नहीं बनती। फिर ये दोनों एक प्रोड्यूसर से मिलने जाते हैं, जो बताता है कि एसके और एनसी ने शादी तो कर ली थी, पर शादी के बाद एसके अपने ही घमंड में रहने लगा, यहाँ तक कि वो एनसी की जरा भी इज्जत नहीं करता था। जिसके बाद एसके का करियर तो डूबने लगा, पर एनसी ने काम कर करके अपना नाम बना लिया। अजय पूछता है कि एनसी डिवोर्स भी तो ले सकती थी, लेकिन प्रोड्यूसर बताता है कि एनसी ने एक बार सोचा भी था, पर जब उसे पता चला कि वो हार्ट पेशेंट है, तो उसने ये बात फिर दोबारा नहीं सोची। इसके बाद अजय सीधा एसके के पास आता है और एसके कहता है कि पति पत्नी के बीच तो झगड़ा होते ही रहता है, पर बात कभी ज्यादा बढ़ी नहीं। हालांकि एसके की बातों से अजय समझ जाता है कि एसके आज भी घमंड में चूर है। तभी विवेक आकर अजय को अपने साथ ले जाता है और ये लोग सीधा एसके की कार के पास आते हैं, जहाँ डिग्गी में एसके ने एक प्लास्टिक की डॉल छुपाई थी। ये देखकर तो सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सीन डॉक्टर पर जाता है, जो बताते हैं कि किलर ने पहले इसी डॉल पर प्रैक्टिस की होगी एनसी को मारने से पहले, ताकि हर किसी को एनसी के मरने का कारण पता न चल पाए। तभी वहाँ अजय के सर भी आते हैं और अजय उनसे परमिशन लेकर एसके को अरेस्ट कर लाता है। इसके बाद एसके को इंटेरोगेशन रूम में लाकर अजय पहले तो उसे खूब डराता है, फिर वो पूछता है कि खून तुमने किया था ना, जिस पर एसके हाँ कहता है। फिर सीन पास्ट में जाता है, जहाँ एसके अपने कुछ साथियों से अपनी बढ़ाई कर रहा था कि हमारी अगली फिल्म सुपरहिट होने वाली है, क्योंकि मैंने एक एक्टर को कहानी सुनाई जो उसे काफी पसंद भी आई है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद एसके जब घर आता है तो वहाँ एनसी उसका इंतजार कर रही थी और वो उसे कहते कि जिस एक्टर को तुम अपनी कहानी सुनाकर आए हो, उसका मेरे पास कॉल आया था। उसने मुझे कहा कि एसके की कहानी बहुत बेकार है, इसलिए उसे आज के बाद मेरे ऑफिस में कभी भेजना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर तो एसके को लगता है कि एनसी अपने मन से ही बातें बना रही है, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता। फिर बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि गुस्से में आकर एनसी कहती है कि मेरा नाम और खराब करोगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, और फिर सोचते रहना कि तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा, जो बात एसके को अच्छी नहीं लगती। अब प्रेजेंट में अजय एसके से पूछता है कि एनसी का कहीं बाहर अफेयर भी था क्या, जिस पर एसके कहता है हाँ, पर मैं उससे कभी पूछ नहीं पाया, क्योंकि अगर वो हाँ कहती तो मैं कहाँ जाता। इसके बाद एसके आगे बताना शुरू करता है कि जब मेरी फिल्म लगातार फ्लॉप होने लगी, तब मैं बार में जाता था ताकि लोगों की कहानी सुन सकूं, और फिर उन्हीं से मैं एक फिल्म बनाऊं जिससे मेरी फिल्म भी सुपरहिट हो जाए और एनसी की मेरे आगे जुबान ना चले। अब एक दिन जब एसके बार में बैठा था, तब उसके पास एक आदमी आता है जो उसकी पुरानी फिल्मों की तारीफ करता है और कहता है कि मैं आपका फैन हूँ। फिर वो अपना नाम बिबिन बताता है, साथ ही वो कहता है कि मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। जिसके बाद बिबिन ने एसके को अपनी कहानी बताना शुरू करा और एसके
एसके कहता है कि वो कहानी बिल्कुल मेरी कहानी से इंस्पायर्ड थी, जिसमें नकारे पति से तंग आकर पत्नी कहीं बाहर चक्कर चला रही थी और फिर पति ने अपनी पत्नी को बड़ी प्लानिंग के साथ मार डाला। फिर एसके कहता है कि ये सुनकर मैं भी कन्विंस हो गया कि मुझे भी एनसी को रास्ते से हटा देना चाहिए। और फिर एक दिन बिबिन मेरे लिए वो डॉल लेकर आ गया कि इस पर प्रैक्टिस करो अगर एनसी को रास्ते से हटाना है तो। जिसके बाद मैं लगातार उसी डॉल को मारकर प्रैक्टिस करने लगा। अब हम देखते कि एक दिन एनसी जब शूटिंग के दौरान अपनी कार में आती है तो मौका पाकर एसके उसे जान से मार डालता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। यानी अब अज्जी ने ये केस सॉल्व कर दिया था। पर बाहर आकर अज्जी सोचने लगता है कि ये बिबिन कौन है जिसने एसके को उकसाया है। हालांकि अब केस सॉल्व होने के बाद एसके को सजा हो जाती है और अज्जी का नाम हर तरफ फेमस हो जाता है जिसने इस केस को इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया। फिर एक दिन जब अज्जी अपने ऑफिस में था तब उसे एक लड़की मेर्लिन मिलने आती है जो उसे कहते कि मेरे पास ये लेटर एक हफ्ते पहले आया था और मुझे लगता है कि ये लेटर मुझे एक लड़के ने भेजा है और इस लेटर में उन्हीं का नाम है जिनका केस आज के न्यूज़पेपर में आया है, एनसी और एसके का। जिस पर अज्जी पूछता है कि वो कौन है लड़का, तो मेर्लिन उसका नाम बिबिन बताती है। वो कहते कि बिबिन मेरे साथ एक लैब में काम करता था। ये सुनकर तो अज्जी के होश उड़ जाते हैं कि यानी बिबिन काफी पहले से ही ये मर्डर प्लान किए बैठा था। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में अज्जी आज फिर से मेर्लिन से मिलने आता है और कहता है कि बिबिन के साथ तो तुम 12 साल पहले काम करती थी ना और तुम्हें एक हफ्ते पहले लेटर आया, तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये लेटर तुम्हें बिबिन ने ही भेजा है। जिस पर मेर्लिन एक और लेटर निकाल कर देती है कि ये लेटर 2014 में मेरे पास आया था और इस पर तो उसी लैब का नाम था जिसमें हम काम करते थे। इसमें हैंडराइटिंग भी सेम है। फिर वो कहते कि ऐसा ही एक लेटर मुझे 2017 में भी मिला था जिसमें बिबिन की ही डिटेल थी, पर इन 12 सालों में मैं बिबिन से एक बार भी नहीं मिली। बस मेरे पास ये लेटर आते थे, इसलिए जब मैंने उस केस के बारे में देखा तो आपको आकर बता दिया। फिर अजी पूछता है कि ये बिबिन कैसा आदमी था, तो मर्लिन कहते कि वो तो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी था। आगे मर्लिन बताते हैं कि मैंने वो लैब अपनी शादी के 2 साल बाद ज्वाइन की थी और मेरा पति मुझे बहुत टॉर्चर करता था जिससे अब मैंने डिवोर्स ले लिया है। खैर वहीं अगर बिबिन की बात करूं तो बिबिन का हाल भी मेरे जैसा ही रहा था। बचपन से ही वो अपने मन की चीजें कभी कर नहीं पाया, जैसा उसकी माँ कहती थी उसे वैसा ही करना पड़ता था। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है जहाँ बिबिन के ज्यादा नंबर लाने पर उसके स्कूल वालों ने फंक्शन रखा था, पर वहाँ तो बिबिन आता ही नहीं और एक टीचर आकर बताता है कि बिबिन की माँ सारा ने उसे भेजने से ही मना कर दिया। उसने कहा कि नंबर ही तो ज्यादा लाया है, कौन सी बड़ी बात है। फिर हम बिबिन और सारा को देखते हैं जो ऐसे ही घूमने फिरने निकले थे। इसके बाद हमें 2003 का सीन दिखाते हैं जहाँ बिबिन के ज्यादा मार्क्स लाने पर उसके स्कूल वाले बिबिन को बड़े स्कूल में भेजने का सारा को ऑफर देते हैं, पर सारा उसके लिए भी मना कर देती है कि बिबिन वही करेगा जो मैं चाहूंगी। तब ये बात बिबिन को अच्छी नहीं लगती क्योंकि बिबिन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का था, पर वो अपनी माँ को कुछ कह नहीं पाता। खैर प्रेजेंट में मर्लिन बताती है कि बाद में बिबिन ने अपने गाँव की लैब में नौकरी चालू कर दी। ऐसे में सिर्फ बिबिन ही था जिसके मैं काफी क्लोज आ गई थी और हमने एक फोटो भी खींची थी। तब मर्लिन उसे वो फोटो दिखाती है। ये फोटो अज्जी अपने पास ले लेता है और फिर मर्लिन से कहता है कि आगे कभी ऐसा कोई लेटर मिले तो तुरंत बताना। फिर अज्जी सीधा एसके के पास आता है और उसे वो फोटो दिखाता है कि तुम्हारा वाला बिबिन यही था क्या, लेकिन एसके मना कर देता है कि नहीं ये वो नहीं था। इसके बाद अज्जी सारा का एड्रेस निकलवा कर उसके गाँव जाता है कि शायद बिबिन का कुछ पता चल जाए, पर वहाँ का पड़ोसी बताता है कि बिबिन तो यहाँ से काफी साल पहले गायब हो गया था। फिर एक दिन उसका मेरे पास फोन आया कि मुझे घर बेचना है और मैंने ये घर खरीद लिया। फिर वो पड़ोसी बताता है कि उस रात सारा को मैं ही हॉस्पिटल ले गया था जिसने 2 लेटर दिए थे, एक पुलिस वाले को और एक वकील को। ये सुनकर अज्जी उस वकील का पता करता है जिसे लेटर मिला था और वो उस वकील से मिलने आता है। ये वकील बताता है कि एक लेटर मैंने उस टाइम पर जज को दे दिया था और एक पुलिस वाला नवाज ले गया था। ये जानकर अज्जी सीधा वहाँ के थाने में नवाज सर से मिलने आता है। उसी दौरान उसे अंसारी नाम का पुलिस वाला भी मिलता है जो उसकी एकेडमी में जूनियर था। फिर जब अज्जी नवाज से मिलता है तो उसे वो लेटर दिखाता है जो मर्लिन को मिलते थे। साथ ही अज्जी कहता है कि इन सब में बिबिन का नाम सामने आया है जो कि खूनी हो सकता है, अब हमें उसी का पता करना है। फिर वो कहता है कि बिबिन के बारे में जांच करते हुए मुझे सारा के बारे में पता चला जिसने मरने से पहले 2 लेटर दिए थे। ये बिबिन सारा का ही बेटा है, मुझे उसी के बारे में जानना है। तब नवाज अज्जी को बाहर लेकर आता है और कहता है कि ये बात हम यहाँ पर नहीं कर सकते, तो मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। तो अज्जी अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ नवाज के साथ वो जज और उसका सीनियर अनिल बैठे हुए थे और ये वही बात कर रहे थे कि हमें बिबिन का पता लगाना है, तो अज्जी को सच बताना होगा। तभी अज्जी का फोन आता है और ये लोग उसे यहाँ बुला लेते हैं। अब यहाँ अज्जी अपनी पूरी जांच के बारे में बताता है और कहता है कि आप सब बार बार उस लेटर के बारे में सुनकर डर जाते हैं, ऐसा क्या था उस लेटर में। जिस पर जज कहते हैं कि अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। तब नवाज बताता है कि कोट्टयम में एक हॉस्पिटल था जो सिर्फ बच्चों और महिलाओं के लिए था। ये जो
सारा थी ना, ये वहीं की हेड नर्स थी जहाँ उसने 1980 से 1985 तक काम किया। उस दौरान हॉस्पिटल में करीब 1000 से भी ज्यादा बच्चे पैदा हुए थे और उस बहरहम सारा ने उन सभी बच्चों को बदल दिया था। जैसे किसी को लड़का पैदा हुआ था तो उसके माँ बाप को उसने लड़की थमा दी और वहीं लड़की वालों को लड़का थमा दिया। ऐसे करके उसने पूरे 1000 बच्चों के माँ बाप के साथ खेल खेला था। फिर सीन पास्ट में जाता है जहाँ हम सारा को देखते हैं जो डिलीवरी करने के बाद खुश होकर बच्चों को बदल देती है। ये करने के बाद उसे एक अलग ही किक मिलती थी, यहाँ तक कि वो अलग अलग धर्म के बच्चों को भी बदल देती थी और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता था। ये सुनकर तो अज्जी भी चौंक जाता है कि ये औरत इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। फिर जज कहते हैं कि ये ऐसा सच है जो सामने आया तो हॉस्पिटल में डिलीवर्ड हुए बच्चों पर से उनके माँ बाप का सारा विश्वास टूट जाएगा कि वो उनके बच्चे हैं भी या नहीं। फिर अनिल कहता है कि ये सारा कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उसके पति ने उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद ही वो लोगों को कभी खुश होता नहीं देख पाई, इसलिए उसने बच्चे बदलने शुरू कर दिए थे। हालांकि उसने जितने भी बच्चे बदले थे उन सब की जानकारी उसने पूरी डिटेल के साथ अपने पास लिखी हुई थी, जिसके बाद जब वो बूढ़ी होने लगी तो ये जानकारी वो दीवारों पर लिखने लगी ताकि वो ये सब भूल ना जाए। फिर हमें 1985 का सीन दिखाते हैं जहाँ एक माँ सारा के पास आती है और कहते कि मेरी बेटी शादी से पहले ही माँ बन गई है, इसलिए हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। जो सुनकर सारा तो खुश हो जाती है कि अब मैं उसका बच्चा रख लूंगी। फिर वो जाकर पहले 2 औरतों की डिलीवरी कराती है और फिर जिस औरत को लड़का हुआ था उसका बच्चा अपने पास रख लेती है और उसे बता देती है कि तुम्हें लड़की हुई है, यानी बिबिन को सारा ने धोखे से गोद ले लिया था। अब प्रेजेंट में ये तीनों लोग अज्जी से कहते हैं कि सारा के लेटर से ही हमें पता चला था कि बिबिन को सारा के कांड के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए हमने बिबिन को ढूंढने की काफी कोशिश करी पर हम उसे ढूंढ नहीं पाए। तब अनिल कहता है कि अब तुम भी सच जान गए हो और हमें पता है कि बिबिन भी सारे बच्चों के बारे में डिटेल में जानता है, इसलिए हमें बिबिन को पकड़ना ही होगा क्योंकि वो ये सच सबके सामने ला सकता है और जैसा तुमने बताया वो मर्डर भी करने लगा है तो ये बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है। फिर अनिल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अलग यूनिट बनाता हूँ ताकि तुम बिबिन के केस पर काम कर सको, हमें कैसे भी करके इस बिबिन को पकड़ना है, पर तुम सारा वाला सीक्रेट अब किसी से शेयर नहीं कर सकते। फिर अजी कहता है कि बिबिन को अरेस्ट करने के बाद आगे क्या करना होगा, तो ये तीनों ही कहते हैं कि उसे जान से मार देंगे ताकि ये राज यहीं हमेशा के लिए डूब जाए। जो सुनकर अजी भी चौंक जाता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम अजी की फैमिली को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसकी वाइफ को लड़की हुई थी, पर कल रात जो अजी ने बच्चे बदलने वाली बात सुनी थी इस कारण उसे इन हॉस्पिटल वालों पर भी शक हो रहा था कि कहीं इन्होंने मेरा भी बच्चा बदल तो नहीं दिया, पर वो अपने मन से ये ख्याल निकाल देता है। इसके बाद अजी पर उसके साथी का फोन आता है जो उसके साथ सारा वाले केस पर काम करेगा, तो ये लोग ऑफिस में मिलने को कहते हैं। अब इसके बाद हम नया ऑफिस देखते हैं जहाँ सारा का केस सॉल्व किया जाएगा और यहाँ विनोद नाम का ऑफिसर सबको काम बता रहा होता है जो अज्जी का जूनियर था। फिर यहाँ अज्जी आता है जो अंसारी और विनोद से कहता है कि तुम दोनों ही इस केस के बारे में सब जान गए हो, लेकिन अब ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, हम तीनों को ही मिलकर ये केस सॉल्व करना होगा। हमारा टारगेट है बिबिन जिसने मर्लिन को लेटर भेजे हैं और फिलहाल के लिए यही एविडेंस है। तब विनोद बताता है कि ये जितने भी लेटर मर्लिन को मिले हैं इनमें एक चीज कॉमन है कि लेटर में जिस इंसान का भी नाम है उसके जन्मदिन से 1 हफ्ते पहले ये लेटर मर्लिन को मिला था। फिर अज्जी उस डायरी से डाटा निकलवाता है जिसमें सारा ने बच्चों के नाम लिखे थे कि कौन किसका बच्चा है और उससे इन्हें पता चलता है कि बिबिन के असली माँ बाप कौन है। तब ये सीधा उन्हीं का एड्रेस पता करके मिलने चले जाते हैं। असल में बिबिन के असली पिता एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो ये अज्जी और अंसारी उनसे कहकर मिलते हैं कि हम आपके कॉलेज के स्टूडेंट थे और फिर वो बातों बातों में उनकी बेटी के बारे में पूछते हैं क्योंकि सारा ने बिबिन से बदलकर उन्हें लड़की दे दी थी और ये लोग तो आज भी यही समझते हैं कि इन्हें बेटी हुई थी। खैर अब यहाँ बातों बातों में प्रोफेसर बताता है कि रेणुका तो कुछ साल पहले ही मर गई। एक शाम वो अपने जन्मदिन मनाने गई थी जिसके बाद उसके दिल में दर्द हुआ और वो चल बसी। अब ये सुनकर दोनों बाहर आते हैं और अजी कहता है कि मर्लिन पर 2014 में पहला लेटर आया था जिसके 1 हफ्ते बाद रेणुका का जन्मदिन पड़ा और वो मारी गई। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, जरूर इसमें भी बिबिन का ही हाथ है। फिर अजी कहता है कि ये केस उस समय पुलिस वालों ने हैंडल किया था, तो हमें ये पता लगाना होगा कि उस समय पुलिस वाला कौन था। अब ये थाने में आकर जानकारी निकालते हैं तो पता चलता है कि रेणुका की अटैक नहीं बल्कि ड्रग ओवरडोज के कारण मौत हुई थी। ये जानकर तो इनके होश उड़ जाते हैं और फिर ये दोनों उस टाइम ये केस जिस ऑफिसर ने हैंडल किया था उसका एड्रेस लेकर चले जाते हैं। फिर जब ये उस पुलिस वाले के एड्रेस पर आते हैं तो वो बताती है कि मैंने ही रेणुका का केस संभाला था और हमने ये बात फैलाई थी कि रेणुका अटैक के कारण मारी गई क्योंकि उसके पिताजी एक रेप्यूटेड प्रोफेसर थे। ऐसे में अगर ये बात बाहर आती कि उनकी बेटी खुद ड्रग्स के कारण मारी गई तो ये अच्छा नहीं होता। तब अजी कहता है कि मैम उस टाइम पर रेणुका के दोस्त भी तो मौजूद होंगे ना बर्थडे पार्टी में, तो मुझे उनसे मिलना है। तब ये ऑफिसर अपने जूनियर से कहकर अज्जी को रेणुका के दोस्तों की इन्फॉर्मेशन दिलवा देती है। अब अगले दिन हम अज्जी को रेणुका के
कलीग्स के साथ देखते हैं, जहाँ अज्जी उन्हें बड़े प्यार से समझाता है कि आप बस सच बताइए, हम किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे। ये रेणुका कैसी लड़की थी? तब उसकी फ्रेंड बताती है कि वो थोड़ा एटीट्यूड में रहती थी, और जब हम अच्छे दोस्त बने तो उसके घर गए थे, तब पता चला कि वो तो अपने माँ बाप से बहुत ही बुरी तरह से बात करती थी। उसका ऐसा रवैया हमें बहुत बुरा लगता था, पर हम उसे कुछ कह नहीं पाए। फिर अज्जी पूछता है कि आप लोगों ने कभी इस आदमी को देखा है क्या? जिस पर एक लड़का बताता है कि ये तो हर्षन है, ये हमारे ऑफिस में ही काम करता था, जहाँ इसकी दोस्ती धीरे धीरे रेणुका से हो गई थी और दोनों अक्सर ही सुट्टा मारने छत पर जाया करते थे। फिर एक लड़की बताती है कि हर्षन का नेचर बहुत ही अच्छा था, वो सबकी मदद करता था, यहाँ तक कि वो रेणुका के मम्मी पापा को भी पसंद आ गया था, पर वो रेणुका तो ज्यादातर नशे में ही रहने लगी थी। फिर अज्जी पूछता है कि उस दिन रेणुका की पार्टी के लिए तुमने फ्लैट ही क्यों चुना, कोई क्लब क्यों नहीं? तब दूसरा लड़का बताता है कि हम जब भी पहले क्लब जाते थे तो रेणुका अक्सर नशे की हालत में कलेश कर देती थी, जो हमें भुगतना पड़ता था, इसलिए हमने हर्षन के कहने पर वहीं पास के फ्लैट में पार्टी करने का डिसाइड किया था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ रेणुका अपने बर्थडे से गायब हो गई थी और उसके दोस्तों ने जब उसे ढूंढना चालू किया तो वो अपनी कार में मरी हुई पाई गई। फिर प्रेजेंट में रेणुका के दोस्त बताते हैं कि रेणुका और हर्षन काफी क्लोज आ गए थे, जिसकी मौत के 2 महीने बाद हर्षन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब पता नहीं वो कहाँ है। तब अज्जी पूछता है कि हर्षन रहता कहाँ था, तो 2 लड़कियों से हर्षन का रूम दिखा देते हैं। अब यहाँ का लैंडलॉर्ड कहता है कि हर्षन मेरा किराएदार था, लेकिन वो लड़का बहुत ही अच्छा था, उसका कुछ सामान तो आज भी यहाँ पड़ा है, जिसकी अज्जी फोटो खींच लेता है। फिर ऑफिस जाते समय अज्जी अंसारी से कहता है कि पक्का इसी बीबीन ने रेणुका को मारा है, पर कैसे यही पता लगाना है। साथ ही अज्जी दूसरे लेटर में मिले देवन का नाम भी लेता है कि अगर ये रेणुका मर चुकी है तो देवन भी मर चुका होगा। अब उसका भी पता लगाते हैं कि इन सबका कनेक्शन क्या है और ये बिबिन किलर क्यों बन गया। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में अज्जी देवन की सारी इन्फॉर्मेशन पता करके अपने साथियों को बताता है कि देवन एक टाइम पर अपने गांव में पावरफुल नेता बनता जा रहा था और वो साल के इलेक्शन में खड़ा होता तो पक्का जीतता। लेकिन जब मर्लिन को बिबिन का दूसरा लेटर मिला तो उसके ठीक 1 हफ्ते बाद देवन ने अपनी जन्मदिन पर अपनी जान दे दी, यानी इसमें भी बिबिन का ही हाथ है। फिर अज्जी सारा की दीवार वाली इन्फॉर्मेशन को देखकर बताता है कि देवन को भी सारा नहीं बदला था और देवन के पिता का असली बेटा सुनीर था, पर ये समझ नहीं आया कि 1000 बच्चों में से बिबिन ने देवन को ही क्यों मारा। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पिता मीट की दुकान चलाते हैं और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सुनीर था, जिसे सारा ने देवन से बदल दिया था। तब यहाँ सुनीर की बातों से हमें पता चलता है कि वो अपने पिता से बहुत डरता है, जो उसे बात बात पर गालियाँ सुनाते रहते हैं, पर वो उन्हें कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद वहाँ पनीर से मिलने अज्जी आता है और वो उसे बिबिन की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, जो देखकर सुनीर कहता है कि ये तो नाइसम है, मेरा दोस्त, और वो अज्जी को नाइसम की उसके साथ एक फोटो दिखाता है। अब यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ आज बिबिन नाइसम बनकर सुनीर से मीट खरीदने आता है और फिर धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ा लेता है। ऐसे ही रोजाना मिलने से नाइसम की दोस्ती उससे गहरी हो जाती है। फिर एक दिन नाइसम सुनीर से कहता है कि जब तेरे पापा तुझे इतना परेशान करते हैं तो तू कुछ करता क्यों नहीं, जिस पर सुनीर कहता है कि मैं उनका गुस्सा सिर्फ इसलिए सहन करता हूँ ताकि वो घर जाकर मेरी माँ पर न चिल्लाए। फिर नाइसम सुनीर से कहता है कि मेरे पास 3 लाख रुपए कैश पड़े हैं, वो मैं तुम्हें रखने के लिए देता हूँ, मैं कल ही शहर जा रहा हूँ इसलिए, फिर जब मैं कभी लौटूंगा तो तुम मुझे दे देना, वैसे मुझे अब इन पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं है। जिस पर सुनीर मान जाता है और अगले दिन ही आकर नाइसम उसे पैसे दे देता है और फिर वो वहाँ से निकलते समय पूरी फैमिली की फोटो लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ऑफिस में अज्जी को देखते हैं जो कहता है कि अब हमें देवन के बारे में पता करना है। फिर अगले दिन अज्जी अंसारी के साथ देवन के गुरु से मिलने जाता है जो उसे पॉलिटिक्स में लाए थे। वो बताते हैं कि देवन तो मुझसे भी अच्छा भाषण देता था, अगर कोई उसका भाषण सुन ले तो उसमें जोश आ जाता था। फिर वो बताते हैं कि उसकी एक वीडियो काफी वायरल हो गई थी, जिसके बाद उसकी आत्महत्या की खबर आई, पर देवन जिस पार्टी से खड़ा हो रहा था उन्होंने मामला दबा दिया ताकि पार्टी का नाम खराब ना हो। फिर वो अज्जी को जाते जाते कलेश नाम के आदमी के बारे में बताते हैं कि वो देवन का सबसे करीबी था। अब यहाँ से अज्जी सीधा कलेश का पता करके उसके पास आता है और देवन के बारे में पूछने लगता है, जिस पर कलेश भी डर के मारे बताता है और सीन पास्ट में जाता है जहाँ आज देवन आने वाले इलेक्शन के लिए भाषण दे रहा था और वो कहता है कि हमें बीफ मांस मच्छी खाने वालों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद हम देवन और कलेश को बात करता हुआ देखते हैं जहाँ कलेश कह रहा था कि एक मौलवी ने अपनी बीवी और बच्चे को घर से निकाल दिया, इसलिए वो हमारे धर्म में आना चाहते हैं। जिस पर देवन कहता है कि अच्छी बात है, इससे तो मेरा नाम और फेमस हो जाएगा। यानी देवन जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। फिर देवन उस आदमी को मिलने बुलाता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नाइसम ही है, जो आकर कहता है कि अब मेरे परिवार को आपके धर्म में आना है और वो सुनीर की फैमिली फोटो दिखाकर कहता है कि यही मेरा परिवार है। जिस पर देवन उसे अपने साथ ही रख लेता है कि चुनाव के बाद सब सही करवा दूंगा। अब ऐसे दिन बीतते हैं और नाइसम धीरे धीरे देवन का खास आदमी बन जाता है। अब एक दिन जब देवन
का जन्मदिन आने वाला होता है तब सब लोग पार्टी करते हैं और अंदर आकर नायसम देवन को मीट ऑफर करता है, जो देखकर देवन तो खुश हो जाता है और कहता है कि अरे कितने दिनों बाद खाने को मिल रहा है। तब देवन मीट खा जाता है और फिर अगले दिन जब ये लोग कहीं जा रहे होते हैं तब पता चलता है कि देवन की मीट खाने वाली वीडियो हर तरफ वायरल हो गई है, जिसके कारण उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है और वो रात को उदास होकर देवन अकेला दारू पीते हुए जन्मदिन मना रहा होता है। पर उसके अगले दिन पुलिस को देवन की लाश मिलती है और ये साबित हो जाता है कि वीडियो वायरल होने के बाद उसने अपनी जान दे दी। अब प्रेजेंट में अज्जी कहता है कि इसमें भी बिबिन की ही चाल है और रिपोर्ट में पेस्टिसाइड तो देवन की बॉडी में पाया गया था, यानी ये सब काम नायसन यानी देवन ने ही किया है। फिर अज्जी कहता है कि मुझे लगता है कि बिबिन के साथ कोई और भी है जिसने देवन की वीडियो बनाई होगी, क्योंकि कलेश ने बताया कि नायसम तो उनके साथ ही खड़ा था। अब हमें बिबिन के साथी को भी ढूंढना है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में अज्जी सीधा एसके से मिलने आता है कि तुम्हें कोई एनसी के खिलाफ मैसेज भी भेजता था ना, जिसके जरिए तुम्हें पता चला कि एनसी का कहीं चक्कर चल रहा है। तो एसके कहता है हाँ। इसके बाद हम ऑफिस में एसके की कन्फेशन वीडियो चलता देखते हैं, जहाँ अज्जी कहता है कि एसके को किसी ने पूरी तरह से भड़काया था, जबकि एनसी का कहीं चक्कर भी नहीं चल रहा था। फिर ये लोग मर्डर्स के बारे में बात करने लगते हैं और सीन पास्ट में जाता है, जहाँ बिबिन आज रेणुका के साथ सिगरेट पी रहा था और रेणुका काफी परेशान थी। तब बिबिन उसे एक ड्रग्स दिखाता है कि इसे लेने से तुम्हें हल्का महसूस होगा। तब रेणुका भी एक्साइटमेंट में आकर वो ड्रग्स ले लेती है और झूमने लगती है। ऐसे करके बिबिन उसे कई बार ड्रग्स देता है और रेणुका को धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। जो उसके दोस्त कह रहे थे कि रेणुका नशे में ही रहती थी, वो बिबिन का ही कारण था और ये बात कोई जान नहीं पाया था। वहीं हम बिबिन को देखते हैं कि वो कैसे अपने रूम पर ये ड्रग्स बना रहा था, क्योंकि उसके पास पहले से ही लैब और केमिकल की काफी नॉलेज थी। अब ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और जब रेणुका का बर्थडे आता है तो बिबिन ने जानबूझकर हार्ड केमिकल से ड्रग बनाया, जो रेणुका ने जाकर बिबिन के कहने पर अपनी कार में यूज करा और फिर वो तड़प तड़प कर मारी गई। फिर प्रेजेंट में अज्जी अपने सीनियर को बताता है कि रेणुका का खून एक केमिकल से हुआ है जो उसने ड्रग्स के जरिए ले लिया था और ये सब बिबिन ने किया है। आगे अज्जी कहता है कि बिबिन ने रेणुका को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो बिबिन के असली माँ बाप से बहुत ही बदतमीजी से बात करती थी, जो बात बिबिन को अच्छी नहीं लगी। बिबिन के मन में हमेशा यही चलता था कि सारा के कारण उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, इसलिए उसने बड़ी प्लानिंग के बाद रेणुका को मार डाला ताकि उसके माँ बाप को ज्यादा टॉर्चर न सहना पड़े। साथ ही वो ऐसे लोगों को मारने लगा जो जिंदगी जीने के लायक ही नहीं थे, इसलिए उसने सबसे पहले रेणुका को मारा। फिर अज्जी बताता है कि बिबिन किसी को भी मारने से पहले उसके ऊपर बहुत रिसर्च करता है ताकि वो जिस किसी भी इंसान को मारे तो कोई ये न जान पाए कि ये काम बिबिन ने किया है, बल्कि वो तो सामने वाले इंसान को मजबूर कर देता था अपनी जान देने के लिए। फिर जब उसने रेणुका को मार डाला तो उसने देवन को शिकार बनाया और फिर उसने सारा के लिस्ट में से ही एक को अपना साथी बनाकर अपने साथ मर्डर करने के लिए मना लिया और इन्होंने देवन को मार डाला। तभी पास्ट में हम देखते हैं कि कैसे बिबिन ने देवन को जान से मारा था। फिर प्रेजेंट में अज्जी कहता है कि बिबिन के अगले शिकार एनसी और एसके थे और इन दोनों को भी सारा ने हॉस्पिटल में बदला था और बिबिन के अकॉर्डिंग दोनों ही अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी रहे थे, इसलिए बिबिन ने एक को मरवा कर दूसरे को जेल में डलवा दिया। अब ये सारी बातें सुनकर वो जज कहता है कि ये बिबिन और उसका साथी बहुत खतरनाक है, इसलिए अब तुम्हें बिबिन को ढूंढकर तुरंत जान से मारना होगा, वरना ये साइको क्या कर दे किसी को पता नहीं। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम दो लॉयर्स को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ एक कहता है कि एक अज्जी नाम का पुलिस वाला सारा के लेटर्स के बारे में पूछने आया था जो आपने जज को दिए थे, याद है ना, उसमें ऐसा क्या लिखा था। जिस पर दूसरा लॉयर कहता है कि मैं उसे पढ़ नहीं पाया, मैंने तो जज को दे दिए थे। तब ये वकील कहता कि अज्जी वही पुलिस वाला है जो एनसी केस पर काम कर रहा था। मुझे लगता है कि एनसी और सारा केस का कुछ कनेक्शन है। जो सुनकर ये वाला वकील चौंक जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है अज्जी पर, जो कहता है कि सारा ने 1000 से भी ज्यादा जितने बच्चे बदले थे सबकी जान को खतरा है और अब बिबिन तो नया शिकार ढूंढ भी रहा होगा। तब अंसारी कहता है कि बिबिन हर मर्डर के बाद 4 साल का गैप लेता है, तो हमारे पास अभी वक्त है। लेकिन अज्जी कहता है नहीं, हमें कैसे भी करके अगला विक्टिम जल्द ही ढूंढना होगा। तभी अज्जी के लिए एक लेटर आता है जिसमें किसी जिब्रान और एक दूसरा सनल नाम लिखा था, यानी यही अगले विक्टिम है। ये देखकर अज्जी के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि उसके ऊपर बिबिन अभी भी नजर रखे हुए है। अज्जी कहता है कि ये बिबिन हमसे भी आगे है, जो जानबूझकर ये लेटर के जरिए हमें अपने पीछे लगाए बैठा है। उसी समय मर्लिन का फोन आता है जो अज्जी से कहती है कि एक कुरियर आया है और अज्जी उसे देखने चल देता है। फिर मर्लिन से मिलकर अज्जी आसपास के कैमरे चेक करने जाता है ताकि ये पता चल सके कि ये एनवलप कहाँ से आया। तब उसे एक डिलीवरी वाला दिखता है। तभी अंसारी का भी फोन आता है जो कहता है कि आपके लिए जिसने लेटर दिया था वो कोई रेड कपड़े में था। तब ये देखकर अज्जी के होश उड़ जाते हैं कि ये आदमी यहीं कहीं घूम रहा है। इसके बाद अज्जी अनिल से मिलता है और कहता है कि आज से ठीक 1 हफ्ते बाद जिब्रान या सनील में से कोई एक मरने वाला है, इसलिए हमें इन्हें ढूंढना होगा ताकि हम भी
बिबिन को पकड़ सकें। फिर सनील का एड्रेस निकलवा कर अजय सीधा उसके घर पहुंच जाता है और पूछता है कि सनील कहाँ है, जिस पर उसके पापा बताते हैं कि हमारे गांव में बाढ़ आई थी और सनील के ऊपर छत गिर गई जिसमें वो मारा गया। ये सुनकर अज्जी चौंक जाता है कि सनील का नाम हमें बिबिन ने क्यों भेजा, यानी अब बिबिन का अगला शिकार जिब्रान ही है, जिसके बारे में अज्जी पता लगाने लगता है। फिर जिब्रान के पिता का एड्रेस निकलवा कर वो उनके पास आता है और जिब्रान के बारे में पूछता है, जिस पर वो बता दे कि मेरा कोई बेटा नहीं है, वो तो एक खूनी है जो सिर्फ नशे में धुत रहता था और एक नंबर का सनकी था। आगे वो बताते हैं कि एक दिन जिब्रान उठा और सीन पास्ट में जाता है जहाँ जिब्रान के फोन का बैलेंस खत्म था, इसलिए वो अपनी माँ का फोन मांगने आता है और जब उसकी माँ ने फोन देने से मना कर दिया तो गुस्से में आकर उसने अपनी माँ को ही बड़ी बेरहमी से मार डाला, जिसके बाद उसे 6 साल की सजा हो गई। फिर जिब्रान के पापा आगे बताते हैं कि सजा के बाद वो फिर से यहाँ आया था अपनी माँ की तस्वीर देखने, पर वो इतना नीच है कि अपनी माँ की तस्वीर से उसने मंगलसूत्र ही चुरा लिया और फिर वो आज तक नजर नहीं आया। पर तभी एक आदमी कहता है कि लाइका ने जिब्रान की नौकरी लगवाई थी। ये सुनकर अज्जी सीधा लाइका के पास आता है और उससे जिब्रान के बारे में पूछता है, तो ये आदमी इन्हें उस दुकान का पता दे देता है जहाँ उसने जिब्रान को काम पर लगवाया था। अब यहाँ से ये लोग सीधा उसी दुकान पर आते हैं जो शहर से काफी दूर थी और वहाँ दुकान के पास वाला आदमी जिब्रान के बारे में बताता है कि वो कहाँ रहता है। तब ये लोग उसी एड्रेस पर जाते हैं तो वो आदमी कहता है कि वो तो काफी टाइम पहले यहाँ से चला गया, पर उसके नाम से एक नोटिस आया था जो वो अज्जी को दे देते हैं। इसमें एक नंबर लिखा था। तब अंसारी उस नंबर पर कॉल लगाता है लेकिन वो लगता नहीं, तो अज्जी कहता कि ये नंबर साइबर सेल वालों को भेज दो, पता तो चले कि आखिर नंबर कहाँ एक्टिव हुआ था। इसके बाद ये लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी विनोद पर साइबर सेल का मैसेज आता है जो इन्हें उस फोन की लोकेशन बता देते हैं। तब ये लोग सीधा वहाँ जाने लगते हैं। फिर जैसे ये दोबारा नंबर ट्राई करते हैं तो इस बार कोई फोन उठा लेता है और वो एड्रेस बता देता है कि आप ये फोन यहाँ से ले जा लो। अब जैसे ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ये ढाबे का मालिक निकलता है जो बताता है कि एक आदमी रोज हमारे यहाँ खाना खाने आता था, पर एक दिन उस पर पैसे नहीं थे तो उसने ये फोन यहाँ गिरवी रख दिया और फिर कभी लेने नहीं आया। फिर जैसे ही मैंने फोन ऑन किया तो आपका फोन आ गया, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। तब अज्जी उसे जिब्रान की फोटो दिखाता है तो मालिक कहता है कि मुझे चेहरे याद नहीं रहते और वो अपने चेले से कहता है कि इन्हें बता क्या ये वही आदमी है, जिस पर वो लड़का कहता है कि ये तो जिबूर भैया है, मैं जानता हूँ इन्हें कि ये कहाँ रहते हैं। तब ये लोग उसे साथ में चलकर जिब्रान का पता बताने के लिए कहते हैं। अब यहाँ से ये लोग सीधा एक जगह पर आते हैं जहाँ एक कमरा था और लड़का कहता है कि वो यहीं रहते हैं। तो विनोद और अज्जी तो सीधा जिब्रान को पकड़ने चल देते हैं। वहीं विनोद के कहने पर अंसारी उस लड़के को वापस छोड़ने जाता है। अब यहाँ ये दोनों अंदर जाते उससे पहले कोई बाहर निकलता है और ये कोई और नहीं बल्कि बिबिन था, जो देखकर इन्हें हंसता है कि आखिर तुम आ ही गए। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है जहाँ सारा ने बिबिन को बता दिया था कि कैसे उसने बिबिन को उसके असली माँ बाप से अलग किया और अपनी कठपुतली बनाकर रखा। ये देखकर बिबिन से रहा नहीं जाता और वो सारा को मारकर भाग जाता है। साथ ही वो अपने साथ सारा की डायरी भी ले गया था जिसमें सारा ने सारे बच्चों की डिटेल लिखी थी। फिर अब बिबिन कहता है कि मैंने ही उन सबको मारा है। तो अज्जी पूछता है कि वो जिब्रान कहाँ है, जिस पर विनोद अंदर जाकर चेक करने लगता है पर वहाँ कोई होता नहीं। तब बिबिन कहता है कि जिब्रान तो पिछले साल ही अपने बर्थडे पर जलकर मारा गया। फिर बिबिन कहता है कि अब मुझे भी मार दो ना, पर मेरे मरने के बाद भी ये मौत का सिलसिला खत्म नहीं होगा क्योंकि मैंने और लोग तैयार कर लिए हैं। तब अज्जी तो उसे अरेस्ट करने लगता है कि अब तू जेल में मुझे सब कुछ डिटेल में बताएगा, लेकिन तभी वहाँ विनोद बंदूक निकाल कर सीधा बिबिन को शूट कर देता है और अज्जी देखता रह जाता है। फिर वो विनोद से कहता है कि ये तुमने गलत किया, इसके जरिए हम इसके और भी साथियों तक पहुँच सकते थे। जिस पर विनोद कहता है कि मुझे जैसा ऊपर से ऑर्डर मिला था मैंने तो वही किया है। और अज्जी बेचारा सोच में पड़ जाता है कि अब खूनी कौन होगा कैसे पता चलेगा। वहीं हम अंसारी को देखते जो लड़के को वापस छोड़ने जा रहा था, लेकिन तभी उसे किसी का मैसेज आता है और वो कार साइड में ले जाकर बंदूक लोड करने लगता है। फिर हम एक डायरी का सीन दिखाते हैं जिसमें 1985 लिखा था और यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। यानी दोस्तों अब इसके अगले सीजन में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे अज्जी अब जो कि देखने में मजा आएगा। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की सीरीज देख